नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 11 कविता का कमाल। तो दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गाँव में रहता था। कहानी की शुरुआत में क्या कह रहे हैं दोस्तों कि बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का जिसका नाम मदन है वो अपनी माँ के साथ में किसी एक गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, इनका परिवार बहुत गरीब था। दोनों ही माँ और बेटे बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, इनके पास में कमाई का कोई साधन भी नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। मतलब ये है कि भाई इनके पास में पैसे नहीं है, बहुत पैसों की दिक्कत है। तो मदन जो है वो अपनी माँ की पैसे कमाने में मदद करने की बजाय वो दिन भर खेला कूदा करता। मतलब दिन भर वो अपना सारा समय खेल कूद में बिता दिया करता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। इन सब से परेशान होकर इसकी माँ मदन से कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हें और बैठा के खिला नहीं सकती, ऐसे खिला पिला नहीं सकती। अब जाओ, अब तुम भी कुछ पैसे कमा के लाओ। मदन घर से निकल पड़ा। ये सुन के जो मदन है वो घर से निकल पड़ता है। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाएं, और साथ ही में वो बहुत ही गहरी सोच में डूब गया। मतलब वो बहुत ही ध्यान के साथ में सोचने लग गया कि आखिर क्या करें ऐसा कि उसको पैसे मिले, मतलब पैसे कमाएं, कैसे कमाए जाएं, इसके बारे में सोचने लगा। अचानक उसे ढिंडोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक से उसको ढिंडोरा पीटने की आवाज़ आती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में अभी के तरीके से फ़ोन, अखबार नहीं होते थे। तो अगर राजा को कोई जानकारी अपने राज्य में फैलानी होती थी तो वो क्या करता था, वो एक व्यक्ति को भेजता था। ठीक है, वो व्यक्ति अपने साथ में ढिंडोरा रखता था। वो व्यक्ति अपने उस ढिंडोरा को पीटता रहता था और राजा ने जो भी कहा है ना उसको वो तेज तेज से चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता था। मतलब चिल्ला चिल्ला कर खूब बोलता था, जिससे कि लोग सुन लेते थे, उनको पता चल जाता था कि राजा का आदेश क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक आदमी है जो कि ढिंडोरा पीट पीट कर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो सुनो सुनो। अच्छा, कोई भी संदेश बोलने से पहले सुनो 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 इस तरीके से वो व्यक्ति बोलता है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये जो व्यक्ति जो बोलने वाला है वो क्या है, संदेशा है राजा के द्वारा दिया हुआ। राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशरफियां पुरस्कार में मिलेंगी। वो क्या संदेश देता है? वही संदेश देता है कि राज दरबार में एक कवि सम्मेलन यानी कि कवियों का एक सम्मेलन हो रहा है। एक मतलब कवियों को साथ में बुलाया गया। उस सम्मेलन में सभी कवि आएंगे, अपनी कविताएं सुनाएंगे, और जिसकी कविता सबसे अच्छी होगी उसको 100 अशरफियां एक तरीके से समझ लो 100 सोने के सिक्के। ठीक है, तो उसको 100 सोने के सिक्के, 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा। मदन चौकन्ना हो गया। ये सुन के मदन जो होता है एकदम से चौकन्ना हो जाता है। 100 अशरफियां, यह तो बना बनाया अवसर है। मदन सोचने लगता है कि अरे वाह, 100 अशरफियां मिलेंगी, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चढ़ पड़ा। ये सुनकर जो मदन है वो सीधे राजमहल की ओर चल देता है। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी। अब चलते चलते वो सोच रहा है कि भाई मैंने कविता तो कभी रची नहीं, तो मैं राज दरबार में जाके आखिर सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा क्या, वहां पहुंचकर मैं क्या सुनाऊंगा, यही सोच रहा है। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि चलते हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा, जो दिमाग में आएगा वही जाके सुना देंगे। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुछ दूर वो पहुंचा ही था कि उसको एक कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ता पंजे से जमीन खोदने में लगा था। कुत्ता जो है वो अपने पंजों से जमीन को खोदने में लगा पड़ा था।
मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली तो उस कुत्ते को जमीन खोदता देख के मदन के दिमाग में उसकी कविता की पहली पंक्ति तो आ गई। और वो पहली पंक्ति क्या थी? वो पहली पंक्ति यह है दोस्तों, खुदुर खुदुर का खोदत है। ठीक है ना, खुदुर खुदुर का खोदत है, ये पहली पंक्ति थी। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। ये पंक्ति इसको, मदन को इतनी अच्छी लगी कि ये बार बार इसको दोहराता जा रहा है और ऐसे दोहराते दोहराते अब वो एक तालाब के पास पहुंचता है और वहां तालाब पर एक भैंसा पानी पी रहा था। वहां पे एक भैंस है, नहीं भैंसा नहीं, भैंस है जो कि पानी पी रही थी। ठीक है, तो मदन बोल पड़ा, उस भैंस को पानी पीते हुए मदन जो है वो बोल पड़ता है, सुरुरु सुरुरु का पीबत है। क्या बोला उसने? सुरुरु सुरुरु का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। अब उसको अपनी कविता की दूसरी पंक्ति भी मिल गई और वो दूसरी पंक्ति क्या थी? सुरुरु सुरुरु का पीबत है। अब मुस्कुराते हुए जो ये मदन ही आगे बढ़ जाता है। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। अब वो कुछ आगे बढ़ा था कि उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है और उसकी डाल पर उसको एक चिड़िया बैठी दिखाई देती है। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। चिड़िया क्या कर रही थी? पत्तियों के बीच से उसने अपना सिर निकाला हुआ था और वो इधर उधर झांक रही थी, मतलब इधर उधर देख रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, उस चिड़िया को देखते ही मदन के मुंह से एकदम से निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? ताक झांक का खोजत है। क्या निकाल पड़ा? ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। अब उसको तीसरी पंक्ति मिल चुकी है तो अब वो इन तीनों पंक्तियों को रटते हुए बार बार दोहराते हुए आगे बढ़ गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझी। अब वो बार बार उसको रट रहा था, रटते रटते उसके दिमाग में अपने आप से एक पंक्ति आ गई। कौन सी पंक्ति आ गई? हम जानत का ढूंढत है। क्या है? हम जानत का ढूंढत है। ये उसको अगली पंक्ति सूझ गई। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अब तो भाई उसके मन में लड्डू फूटने लग गए, क्योंकि भाई उसको कविताओं की अलग अलग पंक्तियां मिल रही हैं तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि अरे वाह, बेहतरीन कविता बन गई, अब इसको जाके मैं सुनाऊंगा ना तो खूब पैसा मिलेगा। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। बहुत ही आराम से इसकी कविता रचती जा रही थी। तभी उसे सर की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसको सर की आवाज़ सुनाई देती है। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंग रहा था। तभी वो सर की आवाज़ पे ना चौंकता है, तो दिखता क्या कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक सांप है जो कि रेंग रहा है। उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। उस सांप को रेंगता देखकर आगे की पंक्ति भी उसके मन में आ गई। सरक सरक कहाँ भागत है। ठीक है, आगे की पंक्ति कौन सी उसके दिमाग में आई? सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी। अब उसके मन में ये तीन पंक्तियां लगातार आ गई। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। ठीक है, तो उसके मन में अब तीन पंक्तियां आ गई। अब वो ये सोचा बस एक और पंक्ति हो जाए, काम बन जाए। पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। लेकिन उसको पूरा भरोसा था कि उसको ये आखिरी पंक्ति, वो जैसे चल रहा है ना, ऐसे चलते चलते उसको आखिरी पंक्ति भी सूझ जाएगी, मतलब उसके दिमाग में आ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। जब वो राजधानी पहुंचता है तो वहां पे राजमहल का रास्ता ढूंढने में इसको दिक्कत आती कि भाई कहाँ पे है राजमहल। पास में खड़े एक आदमी से मदन पूछता है, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? तो पास में एक आदमी खड़ा था, उसके पास जाता है मदन और उनसे पूछता है कि भैया ये बताइए आपको राजमहल का रास्ता पता है क्या? क्यों नहीं? उस आदमी ने उत्तर दिया। आदमी कहता है क्यों नहीं भाई, मुझे पता है, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा, मुझे नहीं तो भला और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। तो मदन सोचता है कि जरूर ये आदमी राजमहल का कोई कर्मचारी होगा, तभी तो कह रहा है इस तरीके से कि मुझको नहीं पता तो और किसको होगा। उसने पूछा आप कौन है? मदन पूछता है कि आप कौन है जनाब, पूछता है ऐसे। उत्तर मिला तो वो आदमी जवाब देता है, कहता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ धन्नू शाह। कौन हूँ मैं हूँ धन्नू शाह। ठीक है, धन्नू शाह।
मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंदी। ये सुनते ही मदन के दिमाग में एकदम से बिजली कौंध जाती, बिजली आ जाती है। धन्नो साह भाई धन्नो साह, क्या बढ़िया शब्द थे, क्या शानदार शब्द मिल गया उसे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली और उसने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कविता को बना डाला। वाह, खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अब कविता बन गई तो बहुत खुश है मदन, और ऐसे ही खुशी खुशी मतलब खुश खुश वो राजमहल पहुंचता है। अंदर घुसने से पहले उसने अभी अपनी कविता फिर दोहराई, और अंदर घुसने से पहले वो एक बार फिर से अपनी कविता को दोहराता है। तो क्या है इसकी कविता? ये है इसकी कविता। क्या है? खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नू सा भाई धन्नो सा। ठीक है, तो ये है इसकी कविता। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। अब राजमहल के अंदर भाई ये कवि सम्मेलन खूब जोरों शोरों से चल रहा था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे, और एक एक करके सारे ही जो कवि हैं वो अपनी अपनी कविताओं को सुनाते हैं। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई, और जब मदन की बारी आई तो उसने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब इसकी कविता सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं कि भाई इसने क्या बोला, क्या कह दिया इसने, कविता का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का। सब ये सोचे ये अजीब सी कविता का अर्थ क्या है, पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। लेकिन सबने ऐसा दिखावा कि मानो भाई सबको समझ में आ गई कि कविता क्या है। ठीक है, क्योंकि राजा के सामने तो ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये पता नहीं क्या है, राजा बुद्धू समझेगा इनको। ठीक है, तो सभी लोगों ने, सभी कवियों ने ऐसा अभिनय किया कि अरे उन्हें तो कविता समझ में आ गई है। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, क्योंकि राजा के सामने वो लोग खुद को मूर्ख नहीं दिखाना चाह रहे थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। अब उस रात राजा साहब की भी नींद गायब थी। मदन की कविता उनको सता रही थी। अब मदन की जो कविता है ये राजा साहब को भी सता रही, इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका मतलब क्या है। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। अपने छज्जे पर खड़े होकर वो कविता को फिर से दोहराते हैं। सोचा कि शायद इस तरह से इस पहेली का बोझ पाएं। सोच रहे थे कि इसको बार बार दोहराने से हो सकता है कि इस पहेली को वो बोझ पाएं कि आखिर इसका मतलब क्या है। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है कि उसी समय कुछ चोर जो हैं वो राजा के खजाने को चुराने के लिए पीछे लगे हुए थे। उनमें से एक चोर वहीं धन्नू सा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। और इन चोरों में से एक चोर धन्नू सा था, वही आदमी है जिसने कि मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे। राजा साहब जो हैं वो ऊंची आवाज में बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं? खुदुर खुदुर का खोदत है। क्या कहते हैं वो? खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। अब जैसी ये बात चोरों के कान में जाती है तो वो चौंक कर रुक जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग भी उस समय खोद के खजाना ही निकाल रहे थे। ठीक है, क्या किसी ने देख लिया? उन्हें डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अब भाई डर गए कि अरे किसी ने देख लिया क्या जो ऐसे कह रहा है, देख लिया क्या। अब बहुत डर गए, डर के मारे इनका गला सूखने लग गया। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। अपने साथ में खोदते समय जमीन मुलायम हो तो इसके लिए वो पानी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक आध घूंट निगला। अब धन्नू शाह उठते हैं और एक आधा घूंट जो है वो पी लेते हैं पानी का। तभी राजा साहब क्या बोलते हैं? सुरुर सुरुर का पीबत है। सुरुर सुरुर का पीबत है, ये लाइन राजा साहब बोलते हैं। चोरों के कांटो तो खून नहीं, मतलब यह है कि भाई चोरों एकदम चोट डर के मारे एकदम उनकी हालत खराब। ठीक है, समझ लो एकदम चेहरा सफेद पड़ गया, शरीर से मानो खून है गायब हो गया हो। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। सहम कर डर के इधर उधर झांकते कि अरे भैया किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा, इसे करके राजा ने फिर कहा। अब राजा उसके बाद में बोलता है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत
का ढूंढत है। वो क्या राजा कहते हैं कि ताक झांक का खोजत है, मतलब ताक झांक करके इधर उधर खोज रहा है। और आम जानत का ढूंढत है, मतलब हमको ढूंढ रहा है। यह सुनकर चोरों ने सोच लिया कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। ये सुन के चोर समझ जाते, चोर को लगता है कि अरे अब तो पकड़ेगा भैया, और अब जान बचा के कैसे भी यहाँ से भाग लो। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। दबे पांव वो लोग बाहर जो है ना जाने लग जाते हैं। पर राजा की फिर आवाज आई, लेकिन राजा फिर से उसकी आवाज आती हो। इस बार राजा क्या कहता है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नूसा भाई धन्नूसा। तो अब जो राजा है ना आगे की कविता सुनाते हैं कि सरक सरक कहाँ भागत है, सरक सरक के कहाँ भाग रहे हो, जानत हो हम देखत हैं, जानते नहीं हम देख रहे हैं, हमसे ना बच सकत है, मुझसे नहीं बच पाओगे, धन्नूसा भाई धन्नूसा, धन्नूसा भाई धन्नूसा, तो मुझसे नहीं बच पाओगे। धन्नूसा की तो सांस वहीं रुक गई। ये सुन के धन्नूसा की तो सांस रुक जाती है। उन्होंने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। अब धन्नूसा को यकीन हो गया कि अरे राजा साहब को पता वो चोरी करने आया है। अब उसने मन में सोच लिया कि अब बचने का मेरा कोई मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है। एक ही चीज़ हो सकती है, वो है ये कि राजा साहब से जाके दया की भीख मांगी जाए कि हे राजा साहब हमारे जीवन को बख्श दो। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। दौड़कर धन्नूसा जाते हैं और राजा के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लग जाते कि अरे महाराज गलती हो गई, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो महाराज, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे विनती करने लग जाते हैं। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, अच्छा इसके आगे है, वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। वो क्या कहता है, महाराज हमने कुछ नहीं लिया, हमने एक रुपया नहीं लिया, आपका खजाना बिल्कुल पहले के जैसा है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। अब राजा साहब हक्के बक्के रह गए क्योंकि भाई उन्हें तो पता नहीं था कि चोरी हो रही है। तो राजा साहब एकदम हैरान, हक्के बक्के कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बच गया। तो क्या इसका मतलब कि भाई वो तुरंत सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ छानबीन करो कि आखिरी आदमी क्या कह रहा है भैया खजाने को लेकर। तो छानबीन करवाते ही पता चलता है कि इनका खजाना उस दिन लुटते लुटते बचा है। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को बुलाया गया और राजा साहब उसको शाबाशी देते कहते कि वाह क्या कविता थी, देखो तुम्हारी कविता की वजह से हमारा खजाना बच गया और चोर को भी पकड़ लिया, ये सब तुम्हारी कविता का ही कमाल है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया और राजा साहब इतने खुश कि मदन को खूब सोना चांदी दिया, जाओ लो खूब सोना चांदी। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और मदन जो है वो सोना चांदी लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आता है। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। अब उसके पास में अपने और अपनी माँ दोनों के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था, खूब बढ़िया से पैसा था। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कहानी का अर्थ। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं। तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्या आपको कथा कहानी सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि बताइए क्या आपको ये जो कथाएं और जो कहानियां हैं ये सुनाना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो क्यों, उसका कारण भी बताओ। तो दोस्तों मुझे तो कथा कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, मज़ेदार होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और हमें जीवन से जुड़ा कोई ना कोई पाठ इनसे अक्सर सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों? तो आपको इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा लगा है? तो दोस्तों मुझे इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा वो लगा था जब राजा कविता को दोहरा रहा था जोर जोर से, ठीक है, और जिसकी वजह से जो चोर है वो पकड़े जाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा रोचक हिस्सा यही लगा है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे? तो बताओ जो राजा का खजाना है वो किसकी वजह से बचा, मदन की कविता की वजह से या फिर राजा जो जोर जोर से उसको बोल रहे थे उसकी वजह से? तो क्या लगता है आपको किसकी वजह से बचा? तो दोस्तों राजा का खजाना ना राजा जो जोर जोर से कविता बोल रहा है उसकी वजह से ही बचा है, क्योंकि उसी को सुनकर जो चोर हैं वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नहीं तो अगर राजा नहीं बोल रहा तो जोर जोर से क्या वो डरते? नहीं डरते और वो सारा खजाना लेके भाग जाते।
तो जो राजा का खजाना है वो राजा के कविता को जोर जोर से बोलने के कारण ही बचा है। ठीक है, चलो चौथे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे। तो जब राजमहल के अंदर जो मदन ने अपनी कविता सुनाता है तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे थे। तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह इसलिए ताक रहे थे क्योंकि उनको कविता का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये कविता है क्या चीज़, क्या है ये कविता। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता कुछ भी। ठीक है ना, यही उसका मतलब यही हो गया इसका अर्थ। पांचवा प्रश्न क्या है, आप इस कविता का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। तो इस कविता का आपको कोई और शीर्षक भी देना होगा, तो कोई भी शीर्षक दे सकते हो, जैसे कि कविता का कमाल है ना इसका नाम, तो इसको इसमें ये भी ये इसका शीर्षक ये भी दे सकते हो कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्योंकि राजा जो है वो कविता को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कविता समझ में नहीं आई, लेकिन चोर जरूर पकड़े गए। ठीक है ना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, ऐसे करके, या कोई और नाम जैसे कि कविता जिसने खजाना बचाया, ऐसे करके कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि कविता की वजह से खजाना बचा है। ठीक है, तो कोई भी शीर्षक इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की बात। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द हैं इनका चयन करके आपको वाक्य पूरा करना होगा। ठीक है, सुरुर सुरुर का, तो सुरुर सुरुर का क्या था, सुरुर सुरुर का पीबत है। ठीक है, खाली जगह खोदत है, तो भाई खुदुर खुदुर का खोदत है। ठीक है, आप कौन है साहब, उत्तर मिला, तो आप कौन है साहब, उत्तर क्या मिलता है, उत्तर मिलता है धन्नो सा। तभी तो कविता की आखिरी लाइन बनती है धन्नो सा, भाई धन्नो सा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मिलान कीजिए। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को उनके क्रम से मिलाइए। तो दोस्तों आपको नीचे कविता की पंक्तियां दी हुई हैं और यहाँ पर क्या दिया है, उनका क्रम दिया हुआ है, तो आपको इनको सही क्रम से मिलाना होगा। चलो भाई मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या थी, सबसे पहली लाइन थी खुदुर खुदुर का खोदत है। ठीक है ना, कुत्ते को खोदता देखा था तभी तो उसने बोला था खुदुर खुदुर का खोदत है। ठीक है, और उसके बाद में उसको पीता हुआ, भैंस पानी पीते हुए दिखती है तो वो बोलता है सुरूर सुरूर का पीबत है। ठीक है, उसके बाद में एक चिड़िया झांकते हुए उसको दिखती है, तो ताक झांक, नंबर 3 ये हो गया, ताक झांक का खोजत है। और उसके मन में एकदम से आया था कि हम जानत का ढूंढत है। ठीक है, ये उसके मन में आई थी लाइन। ठीक है, उसके बाद में सांप दिखा था उसको, तो सांप को देखकर बोलता है सरक सरक कहाँ भागत है। ठीक है, उसके बाद में क्या था, 5 है, छठा होगा ना, हाँ छठा होगा, तो छठे के लिए क्या बचा, धन्नोसा, भाई धन्नोसा वाली है। अच्छा, जाना तो हम देखत हैं। ठीक है, फिर देखो नंबर 7 है, हमसे ना बच सकत है, और आखिरी आपका धन्नोसा, भाई धन्नोसा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया इसका सही क्रम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त पंक्तियां लिखिए और चित्र बनाकर उनका मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पंक्तियों को लिखना होगा और चित्र बना के उनका मिलान करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, खुदुर खुदुर का खोदत है, तो भाई इसको आप इससे मिला दो क्योंकि कुत्ता खोद रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सुरुर सुरुर का पीबत है, तो भाई सुरुर सुरुर का यहाँ पे भैंस है, यहाँ पे भैंस से मिला लो। ठीक है, सरक सरक कहाँ भागत है, सांप से मिला दो। अच्छा, बीच का एक बचा है, और बीच में कौन सी लाइन थी, चिड़िया वाली, जो चिड़िया पंख उससे क्या बोलते हैं, पत्तियों से देख रही है। ठीक है, तो वाली लाइन आ जाएगी और यहाँ पे चित्र बना देना जिसमें चिड़िया हो वो पत्तियों से झाँक कर देख रही हो। ठीक है, चलिए सोचिए और लिखिए। पहला क्या है, अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती, मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो मदन की माँ उसको बोलती नहीं कि अब मैं तुझे और बैठा कर नहीं खिला सकती, तो उसकी जो माँ है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो देखो ये लोग बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब हैं। ठीक है, इनके पास में पैसे नहीं है ज़्यादा, और माँ के मतलब माँ भी खूब दिन भर काम करती रहती है, लेकिन जो मदन दिन भर खेलता रहता है। तो अब इन सबसे चीज़ों से परेशान होकर ना मदन की माँ उसको कहती कि देखो मैं तुमको ज़िंदगी भर तो बैठा कर नहीं खिला सकती, जाओ कुछ पैसे कमा के लाओ। ठीक है ना, तो इसका उत्तर ये लिख दोगे, माँ ने ऐसा कहा क्योंकि वह गरीब थी और अकेले मदन को नहीं पाल सकती थी। ठीक है, या फिर अकेले उनको कमाने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो दोस्तों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धन्नोसा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वहां नहीं तो
और कौन जानेगा। तो जब ये मदन जो है धन्नो शाह से रास्ता पूछता है महल का, तो धन्नो शाह ऐसा क्यों कहते कि मैं नहीं तो और कौन जानेगा। तो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि धन्नो शाह क्या करने वाले थे, ये राजमहल में चोरी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ चोरी कर रहे हो तो चोरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई मुझसे अच्छा राजमहल का रास्ता और कौन बता पाएगा तुम्हें, क्योंकि इनको वहाँ चोरी करनी थी तो इन्हें अच्छे से रास्ता पता था। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, कारण सहित लिखिए। तो कहानी के अंदर जो मदन की कविता है इसको विचित्र कहा गया, क्या आपको भी ये विचित्र लगती है। हाँ भाई, मुझे भी विचित्र लगती है। क्यों, क्योंकि देखो अक्सर लोग कविताएं किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर, ठीक है ना, पेड़ पौधों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी दृश्य के ऊपर ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसने कविता किसके ऊपर लिखी, इसने कविता लिखी कुत्ते के ज़मीन खोदने के ऊपर, भैंस के तालाब से पानी पीने के ऊपर, ठीक है ना, चिड़िया के पत्ती से झांकने के ऊपर, सांप के सरकने के ऊपर, और धन्नो शाह उनके नाम के ऊपर। ठीक है ना, तो इसीलिए कविता विचित्र है। ठीक है, क्योंकि इसने एकदम ही कह सकते हो हट के लिखी है उसको। चलो जी चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा क्या है, राजा ने मदन की कविता पहली जैसी लगी, आपको यह कैसी लगी। तो राजा को जो मदन की कविता है वो पहेली जैसी लग रही थी, आपको कैसी लगी। भाई मुझे भी वैसे ही पहेली जैसी लग रही थी, क्योंकि देखो हम लोग ने तो पढ़ा है ना कि कौन सी लाइन कहाँ से आई है। अगर हम लोग पढ़ते नहीं, ऐसे ही मतलब बिना समझे बिना बैकग्राउंड जाने हम लोग ऐसे ही इस कविता को पढ़ने लग जाते, तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कविता है तो है किस चीज़ की। ठीक है ना, तो मुझे भी एक हद तक ये पहेली की तरह ही लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ और अनुभव। सुरुर सुरुर का पीबत है, पंक्ति में पीने के साथ सुरुर सुरुर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया है। तो दोस्तों देखो, पंक्ति के अंदर पीने के साथ में सुरुर सुरुर का इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करा गया है क्योंकि अगर कभी आप लोगों ने गाय को या भैंस को पानी पीते हुए देखा है या सुना है, तो वो लोग जब पानी पीते हैं ना तो सुर 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 ऐसे करके आवाज़ आती है। ठीक है ना, सुर सुर करके आवाज़ आती है। तो इसीलिए यहाँ पे सुरुर सुरुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो पंक्ति है ये मदन को, किसको, भैंस को पानी पीते जब उसने देखा तभी तो सूझी थी कि नहीं सूझी थी, सूझी थी ना, इसलिए यहाँ पे सुरुर सुरुर है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था, सबसे अच्छी कविता सुनने वाले को 100 अशरफियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। 100 अशरफियों से आप क्या समझते हैं। तो 100 अशरफियों से आप क्या समझते हैं। तो भाई 100 अशरफियों से हम लोग समझते हैं 100 सोने के सिक्के। ठीक है, तीसरा क्या है, सरक सरक कहाँ भागत है, पंक्ति में सरक सरक किसके लिए प्रयुक्त है। तो पंक्ति में सरक सरक सांप की जो चाल है ना उसके लिए इसका इस्तेमाल करा गया है। कहाँ सरक सरक का ही प्रयोग, सॉरी यहाँ सरक सरक का ही प्रयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पे सरक सरक का ही प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि भाई ये सरक सरक सांप के रेंगने की क्या होती है, आवाज़ होती है। जब सांप रेंगता है ना या भागता है तो ऐसी आवाज़ आती है सरक सरक की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सरक सरक का ही इस्तेमाल किया गया है। चलो चौथा क्या है, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ, ऐसा धन्नो शाह ने क्यों सोचा। तो धन्नो शाह ऐसा क्यों सोचा कि भाई अब तो कोई चारा नहीं है, अब राजा से भीख मांगनी पड़ेगी दया की। तो धन्नो शाह ऐसा क्यों सोचते हैं, देखो धन्नो शाह ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो भैया पकड़े गए, अब जाके राजा से भीख मांग लो दया की, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, इनको क्या लगा कि पकड़े गए, इस चक्कर में सब सोच रहे थे ये। ठीक है, चलो जी अनुमान और कल्पना। एक क्या है, यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता। तो अगर जो मदन है ये रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता। तो क्या कभी ये कवि सम्मेलन में नहीं जाता, अपनी कविता बना के सुनाता नहीं, राजा कविता दोहराते नहीं, और चोर खजाना चोरी करके ले जाते। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि राजमहल कैसा होता होगा। अपनी कल्पना और अनुमान से बताओ कि राजमहल कैसा होता होगा। तो भाई राजमहल खूब बड़ा, खूब भव्य, खूब शानदार होता होगा। ठीक है, जिसमें बड़े 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 कमरे, खूब लंबे लंबे खंबे लगे होंगे, मूर्तियां होंगी, सुंदर सा बगीचा होगा, ऐसा सब होगा मेरे हिसाब से। तीसरा क्या है, राजा के खजाने में क्या क्या होता होगा और कितना कितना होता होगा। तो राजा के खजाने में क्या क्या होता होगा, राजा के खजाने में खूब सारे सोने चांदी के हीरे जवाहरात, खूब जेवर और खूब हथियार, इसके अलावा खूब सारी कीमती कीमती चीज़ें, ये सब भरी रहती होंगी और खूब ढेर लगा रहता होगा इन सब का। ठीक है ना। चौथा क्या है,
मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय क्या क्या उपहार दिया होगा। तो मदन की कविता से खुश होकर राजा ने जाते समय, जब मदन जा रहा था तो जाते समय मदन को क्या क्या उपहार दिया होगा। तो राजा ने उसको जरूर खूब सारी चीज़ें दी होंगी, जैसे कि हीरे जवाहरात दे दिए होंगे, सोना चांदी खूब दे दिया होगा, ठीक है ना। उसको खूब और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दी होंगी। ठीक। पांचवा क्या है, राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा, उससे यह सब कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए। तो राजा ने मदन को खूब सारा धन दिया होगा, अब मदन को ये सारा जो धन है ना कहाँ कहाँ पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अब टेबल दी हुई है, इसमें आप भर सकते हो। जिसकी पहला क्या है, माँ के लिए कपड़े खरीदना, कुछ रुपये बैंक में जमा कर देना, ठीक है, अच्छा खाना खरीदना, ये लिख सकते हो। इसके अलावा अपना कोई व्यापार शुरू करने में, इन सब में आप लिख सकते हो। ठीक है, और आपकी क्या राय है इसको लेकर, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलो कहो कहानी सुनो कहानी। कहानियाँ सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। क्या कह रहे दोस्तों कि कहानी सुनना और सुनाना ये दोनों चीज़ें सभी को पसंद होती हैं। नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार कक्षा में कविता का कमाल कहानी सुनाइए। तो क्या कह रहे हैं, नीचे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों के हिसाब से आपको क्लास के अंदर कविता का कमाल, ये जो कहानी है ना, इसको सुनाना है। ठीक है, तो पहला निर्देश क्या है कि स्वयं को मदन की जगह रखो। ठीक है, ऐसे सुनाओ कि मानो तुम ही मदन हो और अपनी भाषा में तुम्हें सुनाना है, जिस भाषा तुमको पसंद है उस भाषा में तुमको सुनाना है। ठीक है, ऐसे सुनाना है। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा नाम मदन है। ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ में गाँव में रहता हूँ। इस तरीके से आपको कहानी सुनानी है। ठीक है, दूसरा क्या है, मदन आपका मित्र है। अब ऐसे सुनाओ कि मानो मदन आपका मित्र है। तो ऐसे लिख सकते हो कि दोस्तों आपको पता है मेरा एक मित्र था जिसका नाम था मदन। ठीक है, वो अपनी माँ के साथ में गांव में रहता था। ठीक है, ऐसे करके सुना सकते हो। मदन ने कुछ समय पहले आपको यह कहानी सुनाई थी, अब आप यह कहानी कक्षा को सुना रहे हो। मतलब मदन ने कुछ समय पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, अब ये कहानी आप कक्षा को सुना रहे हो। ठीक है, ऐसे करके आपको सुनानी होगी। चलो पाठ से आगे, पहला क्या है, सांप रेंगकर चलते हैं। रेंगकर चलने वाले जीव जंतु की सूची बनाइए और कक्षा में प्रदर्शित करिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सांप होता है ये कैसे चलता है दोस्तों, रेंग रेंग कर चलता है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको सांप की तरह ही रेंगने वाले जो कुछ और जीव होते हैं ना, उनकी आपको सूची बनानी होगी और कक्षा में उसको दिखाना होगा। ठीक है, देखो सांप की तरह रेंग के और कौन चलता है, सांप की तरह रेंग कर कई सारे कीड़े चलते हैं। ठीक है, वो घोंघा चलता है, ठीक है, छिपकली चलती है। ठीक है ना, तो ऐसे आप इन सब का लिस्ट बना सकते हो। दूसरा प्रश्न क्या है, राजमहल में कवि सम्मेलन की सूचना देने के लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा था, आजकल ऐसी सूचनाएं कैसे दी जाती हैं। तो भाई राजमहल में कवि सम्मेलन है, इस बात की सूचना देने के लिए इंसान ढिंढोरा पीट पीट के ये सबको बता रहा था। आजकल की सूचनाएं कैसे दी जाती हैं, तो भाई ऑनलाइन मैसेजेस के थ्रू दी जाती हैं। ठीक है, टीवी के थ्रू दी जाती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू दी जाती हैं, इस तरीके से दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है, आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, आप इसकी सूचना कैसे देंगे। मान लो आपके स्कूल में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आपको इसकी सूचना देनी कैसे दोगे। ठीक है ना, तो जैसे भी आपको लगता है कि सूचना दोगे उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो मीडिया और आप। विजेता बनने के बाद मदन को मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देने पड़े। अपने को मदन मानते हुए इस प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई जब वो जीत गया, ठीक है, जब वो पैसा ऐसा सब जीत गया, उसके बाद में मदन का इंटरव्यू है। ठीक है, उसको मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देना। अब ये मान लो कि आप मदन हो और अब आपको इनके सवालों का जवाब देना होगा। जिसकी सबसे पहले मीडिया क्या पूछ रही है, मीडिया के लोग क्या पूछ रहे हैं, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है। तो आप बोलोगे कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी समाये नहीं हो रही है। मीडिया फिर पूछेगी अब इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि भाई मैं इस उपलब्धि का श्रेय कुत्ते, भैंस, चिड़िया, सांप, इन सबको देना चाहूँगा, ऐसे करके कह सकते हो आप। ठीक है, फिर मीडिया पूछेगी आपको राज दरबार में कविता सुनाकर कैसा लगा। तो मदन जवाब देगा कि मुझे राज दरबार में कविता सुनाकर बहुत ही अच्छा लगा, सभी ने मेरी कविता को बहुत ही ध्यान से सुना। मीडिया कहेगी आगे आपकी क्या योजनाएं हैं। तो मदन अब अपने आगे का प्लान बताएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि इससे जाकर इन पैसों से मैं खेत खरीद लूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई दुकान खोल लूँ। फिर मीडिया कहेगी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तो मदन कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और ये कहकर इंटरव्यू हो जाएगा खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आपकी कविता।
रजनी मदन की कविता को गाते हुए विद्यालय जा रही थी। तो रजनी जो है वो मदन की कविता को गाते हुए स्कूल जा रही है। उसे बहुत आनंद आ रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ बंदर दिखाई दिए। चलते चलते अचानक से उसको एक पेड़ पर कुछ बंदर दिखाई देते हैं। वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे एक सियार दिखाई दिया। सियार हुआ हुआ कर रहा था। अब सियार को आधार बनाकर आप कविता को पूरा करने में रजनी की सहायता कीजिए। ठीक है, तो अब सियार को आधार बनाकर आपको क्या करना होगा, कविता को पूरा करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दी हुई कविता, डाल डाल क्यों कूद रहा, खो 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 क्यों बोल रहा, बंदर जी भाई बंदर जी। ठीक है, तो ऐसे ही आप सियार को लेकर भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हुआ 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 बोला था, ऐसे लिख दो, हुआ हुआ कौन बोल रहा, रुक जाओ थोड़ा सोचने दो। क्या है वो, तोल रहा। हाँ, हुआ हुआ क्यों बोल रहा, आखिर क्या ये तोल रहा, सियार भाई सियार भाई। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो उसको। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात एक, तो क्या है इसमें, मुहावरे हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थों से भिन्न होता है। जो मुहावरे होते हैं ना, वो आपको एक विशेष अर्थ देते हैं, और ये जो अर्थ होता है वो उनके शब्दों के अर्थ से एकदम अलग होता है। जैसे कि फूले ना समाया, मुहावरे का अर्थ है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग ऐसे करोगे कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूले ना समाया। ठीक है, अब आप अपनी लेखन पुस्तिका में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, आपको अपनी कॉपी में इनको लिखना है। ठीक है, और इनका अर्थ लिखना है और साथ में वाक्य प्रयोग भी करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मन में लड्डू फूटना। तो मन में लड्डू फूटने का मतलब क्या होता है, बहुत खुशी होना। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आज परीक्षा में पूरा अंक आया, मन में लड्डू फूटने लगा। ठीक है, आज परीक्षा में पूरा अंक पाकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगा, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, फिर है मुंह ताकना। तो मुंह ताकने का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ नहीं पता, ऐसे ही मुंह ताक रहे बैठ के कि क्या बताए क्या बताए। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हो, शिक्षक ने प्रश्न पूछा और सब बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें ना विराम चिन्ह का इस्तेमाल है, तो आपको सही ठहराव के साथ में इनको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है, तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत है। तीसरा प्रश्न क्या है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो नीचे मेरे वाक्य दिए हुए हैं, आपको इनमें सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगा के वाक्य को पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, क्या ताक झांक कर रहे हो। ठीक है, तो देखो पहला ना ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, क्या ताक झांक कर, ये प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्न का निशान लगा दो। ठीक है, प्रश्न सूचक लगा दो। अरे वाह क्या चौका मारा है, तो अरे के बाद में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। ये चिन्ह कब लगता है, जब कहीं हम लोग मजबूत भावना दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अरे वाह क्या चौका मारा है। ठीक है, और ये वाक्य खत्म है, वाक्य के अंत में लगता है पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए राजा मैं मिलवाता हूँ। ठीक है, आइए राजा से मैं मिलवाता हूँ, ये कह रहे हैं। तो आइए यहाँ पे कॉमा आएगा कि कुछ देर रुक रहे हैं, राजा से मैं मिलवाता हूँ, वाक्य खत्म। ठीक है ना। दादी देखते ही बोली, तो दादी देखते ही बोली, कभी डायलॉग होता है ना दोस्तों, तो उस पर ऐसे दो मेरे निशान आ जाते हैं। ठीक है, तो दादी देखते ही बोली, क्या देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया। अरे ये तो प्रश्न है ना, कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम नहीं प्रश्न सूचक लगाना है। ठीक है, चलो ये हो गया तीसरे वाले का भी उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, कलाकारी। ढोल नगाड़ा और अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए बोलिए, सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है,
सब अच्छी कविताएं सुनाने सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशरफियों का इनाम मिलेंगी, 100 अशरफियाँ इनाम में मिलेंगी। अब इस संवाद को अपनी मातृभाषा में हाव भाव के साथ बोलिए। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास में ढोल नगाड़ा है और ढोल नगाड़ा बजाते हो आप बोल रहे हो, सुनो 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 राज दरबार में आज कवि सम्मेलन है। ठीक है ना, जो सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे राजा की तरफ से इनाम में 100 अशरफियाँ मिलेंगी। तो अब आपको इस चीज़ को ना संवाद में लिखना होगा, वो भी अपनी भाषा में। ठीक है, संवाद में, जैसे कि मान लो पास में खड़ा हो कोई गांव वाला पूछ रहा है कि भाई ये कवि सम्मेलन क्या होता है, तो जो आदमी ढोल नगाड़ा बजा रहा है ना वो जवाब देगा कि अरे कवि सम्मेलन कुछ नहीं, कवियों की एक बैठक होती है जिसमें दूर दराज के कवि आते हैं और अपनी अपनी कविताओं को सुनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। चलो, आपकी सूझबूझ। एक व्यक्ति के घर के बाहर 10 मीटर ऊंचा एक खजूर का पेड़ था। एक बंदर उस पे चढ़ने लगा। वह पेड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था। समस्या यह थी कि वह दिन के समय तो 5 मीटर चढ़ जाता, परंतु जब रात होती तो वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता। क्या आप बता सकते हो कि बंदर पेड़ की चोटी पर पहुंचने में कितने दिन में सफल होगा? देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, इसके घर के बाहर क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर की। ठीक, उस पेड़ पर ना एक बंदर चढ़ना चाहता है, उसकी चोटी पे पहुंचना चाहता है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि दिन में बंदर 4 मीटर ऊपर चढ़ता तो रात में 5 मीटर ऊपर चढ़ता तो रात में 4 मीटर नीचे फिसल आता। तो अब आपको बताना होगा कि बंदर को कितना दिन लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। ठीक है, तो देखो दिन डे 1 पे वो 5 मीटर ऊपर जाएगा, है कि नहीं है, फिर रात में 4 मीटर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया, 1 मीटर हुआ। ठीक है ना, अब वो इस 1 मीटर से फिर से 5 मीटर ऊपर जाएगा, यानी कि अब वो 6 मीटर तक पहुंच गया। ठीक है, 6 मीटर तक पहुंच गया, लेकिन फिर वो 4 मीटर नीचे आ गया, मतलब अब वो कितने 2 मीटर पर है। ठीक है, अब तीसरे दिन वो 2 मीटर से ऊपर चढ़ेगा। अब 2 मीटर से ऊपर चढ़ेगा तो 5 मीटर चढ़ जा रहा है, 2 मीटर पे पहले से ही है, और 5 मीटर और, तो मतलब वो 7 मीटर चढ़ गया। ठीक है ना, कितना 7 मीटर चढ़ गया। अब फिर वो फिसल जाएगा 4 पे, मतलब कि अब वो 3 मीटर पे आ चुका है। ठीक है, तीसरा दिन है, 3 मीटर पे वो आ चुका है। ठीक है, अब वो फिर से चढ़ेगा, तो 3 मीटर पे था, 5 मीटर ऊपर चढ़ा, कितने हो गए, 8 मीटर हो गए, 8 मीटर हो गए। अब 8 मीटर में 4 मीटर फिर से नीचे आ गया, यानी कि अब वो 4 मीटर पे, किस पे है, 4 मीटर पे है। ठीक है, अब 4 मीटर पे है और अब वो चौथे दिन पे फिर से ऊपर चढ़ेगा, तो 4 5 कितना होता है, 9। अब हो गया दोस्तों 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर, तो अब वो फिर से नीचे फिसला। ठीक है, फिसला तो अब कहाँ आ गया, 5 मीटर पे आ गया, वो 5 मीटर पे आ गया। और अब जब वो अगले दिन 5 मीटर से फिर से ऊपर चढ़ेगा, तो 5 मीटर पे था, 5 मीटर और चढ़ जाएगा, तो वो टोटल कितना, 10 मीटर दूरी हो जाएगी, मतलब अब वो 10 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर कितना है, 1 2 3 4, देखो 5 से 6 दिन है इसमें, शायद 5 या 6, यही आंसर आएगा, 5 दिन या 6 दिन, ऐसा कोई आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो था इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में जो पूरा पार्ट है ये पूरा हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।